एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। पता चल जाएगा ना कौन कहां है कौन कहां नहीं है, इतनी जल्दी क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। आज देश पर हमला करने वाला, देश का जो आक्रांता हो, हजारों मां बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का जिसके ऊपर आरोप लगा हो, आज उसको सम्मानित करने का काम ये लोग उसकी मजार पर चादर चढ़ रही है। वो चाहे वो उनको मानते हैं, हम सुहेल देव को मानते हैं। लड़ाई एक है, वो भी अधिकार से वंचित है, हम भी अधिकार से वंचित हैं। समाज को बेचने का काम हमेशा से करते आए हैं। समाज अब जाग गया है, ऐसे लोगों की बात में फंसने वाला नहीं है। ओवैसी जी देश के हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हमारा समझौता ओवैसी जी से है, न कि गाजी जी से। गाजी कब थे कब नहीं थे, आज तो नहीं है ना। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। दरगाह पर जियारत और सजदा पर सियासत। जी हां, इन दिनों यूपी में विरासत की सियासत को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी की सियासत में फिलहाल मचे बवाल के 5 किरदार हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको 5 किरदार कौन कौन से ये बताते हैं। पहले किरदार हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी धमक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखी है। दूसरे किरदार हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, और तीसरे किरदार हैं उनके साथ सियासी खिचड़ी पकाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। चौथा किरदार दरगाह है, जो भारत में 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की है। और पांचवें किरदार वो राजा सुहेल देव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमणकारी सालार मसूद गाजी को जंग में हराया, और जिनकी विरासत की सियासत ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता इस वक्त कर रहे हैं। यूपी में इन दिनों सजदा पर सियासत हो रही है, तो इसकी वजह पहले आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोंकने वाले ओवैसी ने बहराइच जाकर महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी मसूद गाजी को जंग में हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक की उन्होंने अनदेखी कर दी। मुसलमान इस बार ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा। आश्चर्य होगा आपको, देखिएगा ना, 43% अति पिछड़ा है, जिसको चादर से, राजनीति के चादर से भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने ढक दिया था। चुनाव आते ही चादर उठा देते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और चुनाव बीत जाता तो फिर चादर उठा देते हैं। मेरे पीछे जो आप दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह है भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की। सैयद सालार मसूद गाजी को गाजी मियाँ और बाले मियाँ समेत कई नामों से जाना जाता है। सन 1038 में सैयद सालार मसूद गाजी की मौत के बाद बहराइच के इसी जगह पर कब्र बनाई गई, जहां आस पड़ोस के लोग आने लगे। वहीं सन 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इस कब्र पर मजार बनवा दी। ओवैसी के साथ सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मसूद गाजी की दरगाह पर मौजूद रहे, लिहाजा मजार पॉलिटिक्स पर अब बीजेपी ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर ओवैसी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ओवैसी ने
विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया। पूर्वांचल की धरती पर जिस अपने गठबंधन के ओवैसी के साथ बाह में बाह मिलाकर घूम रहे थे, आज सैयद सलार मसूद गाजी जो देश का आक्रांता, देश पर जिसने हमला बोला, जिसने हमारे धर्म पर चोट पहुंचाने का काम किया, आज देश पर हमला करने वाला, देश का जो आक्रांता हो, हजारों मां बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का जिसके ऊपर आरोप लगा हो, आज उसको सम्मानित करने का काम ये लोग, उसकी मजार पर चादर चढ़ रही है और राजभर समाज तमाशा देखेगा। आज ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। आज राजभर समाज का पूरा अपमान, इस देश का पूरा अपमान, महाराजा सुहेलदेव का अपमान इन लोगों ने किया है। ओवैसी जी देश के हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो हमारा समझौता ओवैसी जी से है, न कि गाजी जी से। गाजी कब थे कब नहीं थे आज तो नहीं है ना, वो जाएं, वो उनको मानते हैं, हम सुहेलदेव को मानते हैं। लड़ाई एक है, वो भी अधिकार से वंचित हैं, हम भी अधिकार से वंचित हैं। एक समय था वो, आज का समय जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज सबको अपने अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने का। नहीं, किसी का दिल नहीं। हमने एक नया वोट बैंक खड़ा किया जिसका नाम है लाभार्थी। सरकार की योजनाओं का सीधे नीचे उन लोगों तक पहुंची है जिन पर योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे लगता है कि उस वोट बैंक, जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स को हमने खत्म किया। हम उन लोगों तक पहुंचे जहां सरकार की योजनाएं पहुंची, और हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी योगी की जो योजनाएं नीचे जनता तक पहुंची, उस आधार पर एक नया वोट बैंक खड़ा हुआ है और उसका आशीर्वाद हमको फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलने जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी फतह करने के इरादे से बहराइच में अपनी पार्टी का दफ्तर उद्घाटन करने के लिए आए थे। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ओवैसी के मसूद गाजी की मजार पर सजदा करना सवालों में घिर गया। बीजेपी इसे लेकर ओवैसी पर हमलावर हो गई तो ओम प्रकाश राजभर इसका बचाव करते दिखे। वजह साफ है, ओवैसी ने यूपी के चुनावी महादंगल में इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में अब राजभर समाज ये सवाल पूछ रहा है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सियासत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी के साथ हाथ क्यों मिलाया। जबकि महाराजा सुहेलदेव ने गाजी को मारा था और वो बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, वो सबको वहां से परास्त करता हुआ आया। जब सतरिक नाका पे उसने अपना डेरा डाला तो महाराजा सुहेलदेव ने उसको चैलेंज किया, यहाँ से ललकारा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा नहीं, हम तो विजय करने आए हैं, यहाँ पर शासन करने आए हैं। और यहाँ पर वो काफ़ी मंदिरों को तोड़ता हुआ, बहनों माताओं से बलात्कार करता हुआ, वो इस प्रकार वो आया था। तो महाराजा सुहेलदेव ने फिर युद्ध किया और बाराबंकी में सतरिक है जहाँ सप्तऋषि आश्रम था, वहाँ से जो मारना शुरू किया, युद्ध करना शुरू किया, सारे लोग मार डाले गए। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव दोनों की ही चर्चा होती है। सन 1038 में सैयद सलार मसूद गाजी को इसी इलाके में करीब 5 दिनों तक चले भीषण युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने हराकर मार डाला था। इसलिए इस पूरे इलाके में राजा सुहेलदेव को एक हिंदू नायक के तौर पर देखा जाता है। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भांजे थे। एक कथा यह भी है कि जब महमूद गजनवी आक्रमण किया भारत पर और कुछ यहाँ पर मुसलमान बन गए, तो उसका जब पतन हो गया तो लोगों ने इनके भांजे को बताया मसूद गाजी को कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो पूरी सेना लेकर के आया और सेना में राजा बनार, जो उस समय बनारस के राजा थे, उनसे युद्ध हुआ। और ये भी कहानी है कि बनार युद्ध हार गए और
उसकी कब्र 2 जगह पर है, एक तो बनारस में है और दूसरा बहराइच में है। यूपी में अब जबकि मजार बनाम स्मारक पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, तो विरासत की सियासत करने वालों की तरफ से चेतावनी और सफाई दोनों ही दी जा रही है। इसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं और देश के सामने भारत पाकिस्तान से गुमराहियत पैदा कराते हैं। आडवाणी जी जिन्ना के यहाँ मजार पे चादर चढ़ाने चले जाते हैं। राजनाथ जी जा करके जो है रोजा खोलते हैं लखनऊ में मुसलमानों के बीच में बैठ करके। ये नहीं दिखाई देता है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से ये समझौता करते हैं और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है। अभी नागालैंड में वहाँ एक मुस्लिम पार्टी समझौता करके सरकार बनाने की कवायद में लगे हैं। ये करें तो रासलीला, हम कहें तो करैक्टर ढीला। मोहन भागवत जी ने जो कहा कि जो मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है, तो फिर ये दंगे क्यों हुए इसके पहले, फिर लोगों को मारा पीटा क्यों गया? और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि डीएनए एक है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की आबादी 22% है भाई, इनको 80 टिकट दे दो विधानसभा में, तब तो माने कि डीएनए एक है। कोई जनाधार है नहीं, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? बल्कि हम तो यूं कहेंगे धर्मांतरण का जो तार है वो तेलंगाना और हैदराबाद से भी जुड़े हैं। तो उसके पीछे क्या साजिश हो रही? कोई साजिश तो नहीं हो रही, उसका भी एजेंसियां हो सकता है हमारी खुलासा करें 2-4 दिन में। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप बैरिस्टर बन गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है टोपी से टाई की तरफ ले आए आपके समाज को। आप हमारी नीतियों को समझिए, आप तुष्टीकरण की भेंट मत चढ़ाइए। आप दरगाहों पर आकर जिस तरह से भीड़ लेकर जा रहे हैं और जहां चादरें चढ़ा रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? तेलंगाना आपसे संभल नहीं रहा है, हैदराबाद आपसे संभला नहीं। लेकिन यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही सैयद सलार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव की ऐतिहासिक विरासत को लेकर सियासी जंग तेज हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले से ही महाराजा सुहेलदेव की विरासत पर दावा ठोकती रही है, लेकिन अब राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी शामिल हो चुकी है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। योगी सरकार में मंत्री और राजभर समाज से आने वाले नेता अनिल राजभर ने भी ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। अनिल राजभर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि आक्रांता की मजार पर जाने वालों को राजभर समाज के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। राजभर समाज की बस्तियों में ऐसे लोग घुसेंगे नहीं। राजभर समाज के बीच में इनको हम लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है, कतई नहीं घुसने देंगे। राष्ट्रद्रोह की बात भी आप कर रहे हैं। एकदम राष्ट्रद्रोह जैसा अपमान आज ओवैसी ने किया है, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी किया है। ये गठबंधन बना रहे हैं, अपने राजनैतिक स्वार्थ में इतने पागल अंधे हो गए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर की ताक में। उत्तर प्रदेश में उनकी नजर मिशन 2022 पर है और इसके लिए सहारा मुस्लिम वोट बैंक का है। बंगाल में मुंह की खाने के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ओवैसी ने नया दांव खेला। कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने यूपी मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चला था, तो वहीं ओवैसी ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका माकूल जवाब दिया। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी की नजर यूपी की करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी के 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर है। इनमें 70 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुसलमान हैं, जबकि 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। और यही वजह है कि यूपी में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर ओवैसी सजदा करने पहुंचे। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी ने भारत को दारुल इस्लाम बनाने के मकसद से भारत पर चढ़ाई की थी। वो यूपी को रौंदता हुआ बहराइच तक आ पहुंचा, लेकिन तब बहराइच के राजा सुहेलदेव ने कई राजाओं की मदद से गाजी को युद्ध में हरा दिया
और एक भयानक लड़ाई में सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में मारा गया। हालांकि उसकी मौत के बाद भी बहराइच में उसकी कब्र बना दी गई। बाद में उस कब्र के ऊपर दिल्ली के सुल्तानों ने दरगाह बना दिया। बेसिकली ये राजपूत ही हैं और बहुत समय तक तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, तो ऐसे परिस्थिति में जो राजपूत राजा थे या उनके परिवार के लोग थे, वो बहुत समय तक वो चले जाते थे जंगलों में, वहाँ जा कर के वो छुप जाते थे और अपनी पहचान बदल लेते थे। तो जिसमें इन परिस्थितियों का भी उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन सुहेलदेव राजभर बेसिकली ये तो राजपूत ही परिवार के हैं, क्योंकि राजा थे तो राजपूत ही है। लेकिन इस बार ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ सियासी गठबंधन किया है और 2017 विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के खेमे में थे, लेकिन इस बार वो ओवैसी के साथ है। राजभर यूपी की सियासत में नया दांव चल रहे हैं। उन्हें अपनी जाति की वोट पर भरोसा है और यही भरोसा उन्हें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चाबंदी करने को उकसा रहा है। सारी पार्टियों ने धोखा दिया, चाहे वो राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, राजभर हो, प्रजापति हो, बंजारा हो, वर्गवंशी हो, बहरिया हो, वारक हो, खंघार हो, चाहे बारी हो, बियार हो, धोबी, धरिकार, पासी, तमाम जातियों को लोगों ने धोखा दिया है। तो ऐसे धोखा खाने वाले लोग अब सारी चीज़ भूल करके सपा और बसपा 36 का आंकड़ा था, लोगों ने अपने अधिकार के लिए बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाई। क्या संभव था कि सपा बसपा एक होंगे? पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर यह वोट बैंक हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वांचल में तकरीबन 18% के आसपास राजभर वोट बैंक है, तो वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 2.5% के आसपास राजभर हैं। राजभर प्रदेश की उन 17 पिछड़ी जातियों में शामिल हैं जो एक लंबे अरसे से खुद के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा मांग रहे हैं। जिस राजभर वोट के लिए यूपी की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है, उस राजभर वोटर्स की यूपी की सियासत में कितनी पैठ है, ये पहले आपको बताते हैं। दरअसल राजभर समाज पूर्वांचल की सीटों पर सीधा असर डालता है। यूं तो पूर्वांचल की 24 जिलों में विधानसभा की 147 सीटें हैं, लेकिन राजभर समाज का असर वाराणसी की 5 सीट, आजमगढ़ की 10 सीट, मऊ की 4 सीटों, साथ ही बलिया की 7 सीट, गाजीपुर की 7 सीट और जौनपुर की 9 सीटों के साथ साथ देवरिया की 7 सीटों पर पड़ता है। इसका सीधा असर, इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल की 50 से ज्यादा सीटों पर है और यहां पर राजभर समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में राजभर वोट की अहमियत को इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि यूपी की सियासत में राजभर से दोस्ती कर ओवैसी सूबे की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने का दांव चल रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव का सियासी महत्व ओम प्रकाश राजभर के लिए कितना अधिक है, इस बात का अंदाजा राजभर की पार्टी के नाम से लगाया जा सकता है। महाराजा सुहेलदेव के सहारे ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के 18% राजभर वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त ओवैसी और राजभर दोनों एक साथ अगले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी ताल ठोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने जब अटैक किया बहराइच के ऊपर, तो उस समय सुहेलदेव नेतृत्व कर रहे थे और सुहेलदेव को हिंदू राजपूत राजा ही माना जाता है। अब वो चूँकि उस समय जंगलों में रहते थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों का आतंक बढ़ गया था, तो इसलिए उन्होंने एक उपाधि धारण की, जो राजभर की उपाधि धारण की, जो बाद में एक प्रचलित जाति के रूप में तब्दील हो गई। तो उसने ये भी कहा जाता है कि अब सुहेलदेव ने उनको परास्त कर दिया और उसी ज़माने से सुहेलदेव को एक हिंदू हीरो के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि सुहेलदेव ने मुस्लिम अटैकर सब गाजी मियाँ के साथ तो 1-2 आए नहीं होंगे, बहुत सारे आए, उनको हराया, उसको परास्त किया, तो इसमें वो हिंदुओं के रक्षक के रूप में जाने गए। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को शिकस्त दी थी। इसका उल्लेख 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कथा मिराते मसूदी में किया गया है। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं। उत्तर प्रदेश में अवध और तराई क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल तक महाराजा सुहेलदेव की वीरता के कई किस्से मशहूर हैं।
लेकिन राजा सुहेलदेव की विरासत की सियासत करने को तैयार ओम प्रकाश राजभर के आगे दिक्कत ओवैसी के साथ सियासी गठबंधन करना है, क्योंकि सुहेलदेव को जिस यूपी में हिंदू नायक के तौर पर राजभर समाज मानते हैं, उसी राजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद गाजी, जिनकी दरगाह पर ओवैसी सजदा करने गए थे, उन्हें जंग में शिकस्त दी और मौत के घाट उतारा था। ऐसे में सुहेलदेव की विरासत और मसूद गाजी की सजदा की सियासत दो धुरी नजर आती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यूपी में ओवैसी के साथ सरकार बनाने का ताल ठोक रहे हैं। देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो कलेक्टर ढीला है। पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बनारस से लेकर अवध के श्रावस्ती और बहराइच तक राजभर वोट सियासी बिसात पर एक लंबी लकीर खींचने की ताकत रखता है। 15 जिलों में तकरीबन 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजभर वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव को राजभर बताते हैं, वहीं सुहेलदेव को पासी बिरादरी का भी बताया जाता है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में महाराजा सुहेलदेव को पूर्वांचल की राजनीति में अपना केंद्र बिंदु बनाने की भरपूर कोशिश की। इसी साल 16 फरवरी को बहराइच के चित्तौड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया था। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऊपर 2017 के परफॉर्मेंस को रिपीट करने का भारी दबाव है। देखा जाए तो 2017 में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि अब ओवैसी और राजभर के बीच पक रही सियासी खिचड़ी के बाद भाजपा भी तमाम सामाजिक समीकरणों को साधने में जुट गई है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि दिल्ली का रास्ता वाया यूपी तय होता है। इस लिहाज से बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में भी यूपी के सबसे ज्यादा सांसदों को तरजीह दी गई है। जाहिर है दिल्ली से लखनऊ को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि यूपी के उन दलों को दिल्ली में मौका दिया गया है जिनका असर खुद तो सीमित है, लेकिन वो रिजल्ट पर असर डाल सकते हैं। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के हुए विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 7 नेताओं को शामिल किया गया है। मोदी की इस ड्रीम टीम में जिन 7 चेहरों को जगह दिया गया है, उसमें से 3 पिछड़े समाज से, 3 दलित समाज से और 1 ब्राह्मण को शामिल किया गया है। सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी दिल्ली का तख्त चाहिए तो लखनऊ में सत्ता जरूरी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल किया। यूपी से जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है उनमें ये नाम है, देख लीजिए आप, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, सत्यपाल सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, अजय मिश्रा, बीएल वर्मा और कौशल किशोर। मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश पर दिया गया, जहां से 7 नेताओं को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। तो इस बदलाव के बाद केंद्रीय कैबिनेट में अब उत्तर प्रदेश से 15 मंत्री शामिल हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। पार्टी को 40% के करीब वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह यही थी कि पार्टी को तमाम सामाजिक तबकों का समर्थन मिला था। और अब जब 2022 सामने है तो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ विरासत की सियासत को भी उतनी ही अहमियत दे रही है। तो देखा आपने किस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत ने तेजी से करवट ली है। सुहेलदेव की विरासत पर राजभर समुदाय के नेता अपनी वोट की अहमियत की पहचान कराना चाहते हैं, तो ओवैसी इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी सियासी बदलाव की जमीन तैयार करने के लिए करना चाहते हैं। कहते हैं प्रतीकों के सहारे सियासत की अपनी भूमिका होती है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक समीकरण दुरुस्त होना भी उतना ही जरूरी होता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।